हेलो डियर टीचर्स। तो मैंने जैसे आप लोग को पहले ही कहा था कि क्लास 6 का 1 to 5 लेसन पहले मैं बेसिक क्लियर करूँगा और बेसिक क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो 1 to 5 पहले मैंने बेसिक क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहला आपका काम है कि जो जो टीचर्स मेरे साथ नए जुड़ेंगे पहले मेरे बेसिक वीडियोज़ को देख लें और बेसिक वीडियोज़ को देखने के बाद ईजिली जो अभी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा 25 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ अच्छा खासा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं और उतना ही दुगनी एनर्जी के साथ में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आते हैं हम लोग आज के फर्स्ट टेस्ट 1 to 5 लेसन 1 to 5। ठीक है, क्लास 6 का बेसिक चीज़ है। मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कलेक्शन कर रहे हैं, दोनों के कलेक्शन दोनों के साथ ही बेसिक भी क्लियर करवा रहे हैं, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस को भी लेकर आ रहा हूँ। तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पहले आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है? निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आपको पहले बताया कि पूर्ण संख्या क्या है। बेसिक में आप जाकर देख सकते हैं अच्छे से कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, सभी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जाए। तो ना तो 1 को किसी अन्य संख्या से विभाजित कर सकते हैं, ना 2 को, ना 3 को। 4 को हम अन्य संख्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4। इस वजह से 4 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो पूर्णांक किसे कहते हैं? सारी संख्याओं का कलेक्शन हम बताए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक जितनी सारी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। तो इसमें ऋणात्मक संख्या -1, 0, 1 मतलब धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य भी है। तो सारी संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले पर आते हैं, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या बेसिक में बहुत अच्छे से हम समझाएं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो जिस संख्या को हम a/b के फॉर्मेट में या p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि अंश और हर दोनों। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, वो भी हमने बता दिया था कि परिमेय संख्या में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो जैसे अगर पाई की यहाँ पर बात कर रहा है तो पाई क्या परिमेय संख्या है? हम बताए थे कि पाई परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। इसका रीजन भी बताए थे, क्योंकि पाई के वैल्यू को अगर आप क्लियर करेंगे तो वो अशांत हो जाता है। तो अशांत प्रवृत्ति की संख्या भी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। तो पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय नहीं हो सकती। अच्छा, 0/5 क्या ये परिमेय होगा? 5/0 क्या ये परिमेय होगा? तो देखो हमने ये भी बताया था, किसी भी संख्या के नीचे q नॉट इक्वल 0, कभी भी q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर p/q के फॉर्मेट में लिखें तो हर का मान कभी भी शून्य नहीं होगा परिमेय संख्या में। तो यहाँ पर हर का मान देखिए शून्य है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परंतु ये परिमेय संख्या मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर हर शून्य नहीं है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? बी इज द राइट आंसर। 0/5 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से 0 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? निम्न में 0 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी? तो पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती जिससे 1 हम माइनस कर दें किसी भी संख्या को, जैसे अगर मान लीजिए कि 12 है, इसका पूर्ववर्ती जानना है तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए, पूर्ववर्ती मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 कह रहा है, 0 की पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 1 माइनस नहीं कर सकते, इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं आ सकती है, 1 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जीरो खुद तो नहीं होगा, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और 0 - 1 मतलब जीरो की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए अंकों 17062 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्न में से कौन सा है? ये क्या कह रहा है कि इन दिए गए अंक में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये इजीली आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या कैसे बनती है अंकों से और छोटी संख्या कैसे बनती है अंकों से, ये भी बेसिक में मैंने बहुत अच्छे से बताया, प्रैक्टिस भी होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोटबुक लेके बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 बनाइए और हमको कमेंट कीजिए कि मैंने कितना सही बनाया, आपने कितना करेक्ट बनाया। ठीक है, तभी आपको हो पाएगा, क्योंकि आगे और बर्डन बढ़ने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या इजी कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे की तरफ तो क्वेश्चंस भास्ट होते जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन के मिश्रण को लेकर हम आते हैं, सारी वैरायटी को लेकर आ रहे हैं। हर एक लेसन से हर एक पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के, वो उठा रहे हैं। हाँ, आप लोग मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों पर शेयर करें। जितने हमारे टीचर्स बंधु हैं बिहार के, हम चाहते हैं कि 4 लाख के 4 लाख सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा को ईजिली आसानी से पास कर पाए। ठीक है, कल से हमारा वीडियो जो है वो साइंस और ईवीएस पर भी हम अपलोड करेंगे, और इसके साथ साथ बीपीएससी 2.0 जो आ रहा है इसकी तैयारी भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 943 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 54732 में एक अंक 7 को लिया गया है। ठीक है, रेखांकित किया गया है। दिए गए अंक का स्थानीय और अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो स्थानीय और अंकित मान, तो स्थानीय मान एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि वैसे में सारी चीज हम नहीं बताया था, लेकिन देखे तो एक क्वेश्चन से हम लेंगे। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे 7 की बात कर रहे हैं तो हमने 7 ले लिया, और 7 के बाद जितने अंक हैं 1 2 अंक है तो 2 0 बैठा दो, ये आपका स्थानीय मान कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? स्थानीय मान। और अंकित मान जिसको रेखांकित किया गया है वही अंक अंकित मान होता है। रेखांकित मतलब वही है अंकित मान। तो 7 को रेखांकित किया गया, इसका मतलब 7 ही इसका अंकित मान है। और इन दोनों का अंतर अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 693। तो ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 1,08,734 माइनस 47,599 का सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट भी हम बेसिक में बताएं। तो क्या करना है, पहले इन दोनों को माइनस करने के बाद जो संख्या है आएगी उसका सन्निकट मान। अच्छा, यहाँ पर सन्निकट मान में कुछ मिसिंग हो रहा है, इसमें होना चाहिए 1000 तक का सन्निकट मान। ठीक है, 1000 तक का सन्निकट मान ज्ञात करें। तो माइनस करने के बाद जितनी संख्या आएगी उसका 1000वां अंक का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61,000, 61,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो यहाँ पर रोमन पद्धति में हम एक क्वेश्चन को उठाए हैं। रोमन पद्धति में इन दोनों को प्लस करने पर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, देखो उसको अगर सॉल्व करें तो हम बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे L का वैल्यू किसके बराबर होता है? 50, और उसके आगे x से मतलब 10, x का वैल्यू 10 के बराबर, उसके आगे 9 है तो ये +9। तो अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 69। उसी तरह से आप देखिए C का वैल्यू कितना हो जाता है? 100, और उसके आगे सॉरी यहाँ पीछे आगे, जब आगे होगा तो क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, और फिर कितना है? 7 क्या हो जाएगा? आगे है इसलिए प्लस। तो 100 - 10 90 + 7 97। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस से बीच में, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 166 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो भैया बहुत अच्छे से हम बताएं कि अपरिमेय संख्या क्या है। जिस संख्या को रूट के फॉर्मेट में लिखा जाता है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उससे रूट हटे ना। जैसे अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। अगर हम
49 की बात करते हैं तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय नहीं, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7, तो 7 वर्गमूल हो जाता है जिसका वो अपरिमेय नहीं माना जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो √4 का वर्गमूल 2 होता है और आगे कितना है 3, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो √13 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि √13 को खंडित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में 39 39 का गुणनखंड नहीं है, तो कौन सा गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड मतलब क्या हो गया? जिस संख्या से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं वो गुणनखंड होता है, और जिस संख्या से विभाजित यहाँ का गुणनखंड नहीं है, तो जिससे नहीं विभाजित कर पाएंगे, तो एक तो 39 का गुणनखंड होगा ही, 13 को भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, 13 या 39 भी इसका गुणनखंड होगा, लेकिन 31 नहीं होगा, 31 इज द राइट आंसर। अगर हम 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, तो निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो 2 का रूल हम बताए थे कि किसी भी संख्या को 2 से अगर विभाजित करना है तो उसके अंतिम अंक को देखना। क्या आप चारों को चेक करने जाएंगे, भाग करेंगे कि 2 से कौन कौन विभाज्य है, 2 भागा 2 0 8 9, इसको ऐसे किस तरह से नहीं, आपको सिर्फ रूल याद रखना है, और रूल के अकॉर्डिंग आएंगे तो नियम क्या है कि अगर किसी संख्या को हमें देखना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके अंतिम अंक को देखिए। अगर उसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 आ जाए, तो वो कोई एक आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए 9 नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका ये विभाज्य, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 13, 5 4 3 7 रिक्त स्थान में से कौन सा अंक रखा जाए कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए? तो 3 का रूल क्या बताए थे कि आप सारे अंक को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के पश्चात अगर आपको रूल पता नहीं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, इसको कैंसिलेशन करके या डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम बहुत ज्यादा लेगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि सारे अंक को जोड़ लीजिए और वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 4 कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12 और 7 कितना हो गया 19 में कितना ऐड करें कि ऐसी संख्या हमको मिल जाए जो 3 से विभाजित है। तो 19 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 21, और 21 3 के टेबल में आता है, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो कौन सी अंक हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से 4 और 15 का सार गुणनखंड क्या है? तो 4 और 15 का अगर सार गुणनखंड की बात करते हैं तो सार गुणनखंड कहते किसे? जो 2 संख्याओं में कॉमन अंक जो आता है वही सार गुणनखंड होता है। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, अगर हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15। क्या इनमें से कोई भी अंक आपको कॉमन मिल रहा है? कोई भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां पर कोई भी अंक कॉमन नहीं मिले वहां पर एक हमेशा उपस्थित रहता है, क्योंकि एक तो सबके साथ प्रेजेंट है। तो एक दोनों में एक क्या है कॉमन है, तो इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 87 के कितने गुणनखंड हैं? तो 87 के कितने गुणनखंड हैं देख लो जरा चेक करके। 87 1 तो होगा ही और सेल्फ नंबर होगा ही। ठीक है, दूसरा अंक ढूंढो, क्या 3 के टेबल में आता है 87? बिल्कुल, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। और 3 के टेबल में कितनी बार में? तो 3 into 29। इसके अलावा और किसी अंक से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो कितने अंक हो जाएंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर होगा 4। 87 के कितने गुणनखंड हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से सहअभाज्य संख्या कौन सी है? सहअभाज्य
सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या जो होती है वो सार्वलंब की तरह ही होता है। जिस संख्या का कॉमन अंक केवल एक हो वही क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो गुणनखंड करके सारी संख्याओं को आप देख लीजिए, किसका कॉमन गुणनखंड केवल एक आएगा, मतलब कोई भी अंक गुणनखंड के बाद नहीं मिले एक को छोड़कर, तो वो क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 और 49 सअभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, दो क्रमागत संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा? क्रमागत का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना है, क्रमागत का मतलब लगातार। तो दो अगर लगातार संख्या लेंगे तो उसका महत्तम लगातार का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर 5 ले रहे हैं तो इसका लगातार 6, तो 5 और 6 का अगर महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। ऑलवेज दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इट मींस अगर कोई बिंदु हम लेंगे, ये एक बिंदु हो गया, तो इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? खींचिए ना भैया, जितना मन कर रहा उतना खींचिए। इधर से खींचिए, 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 तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच जा सकती है? अनंत रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 19, दो बिंदु से कितनी रेखाएं की जा सकती है? लेकिन यहां पर क्या है? दो बिंदु से, तो हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक दो बिंदु, इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो इससे कितनी रेखाएं, अगर इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला दें तो कितनी रेखाएं बनेंगी? एक ही बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती है। तो केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, घड़ी के मिनट की सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमने डिग्री भी आपको एंगल भी बताया था, लेकिन वृत्त बताया था और वृत्त से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक घड़ी ले लिए, ठीक है। अब यहां से ये केंद्र हो गया, घड़ी के मिनट की सुई मान लीजिए, यहां पर हम 12 कर दिए, यहां हो गया 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब यहां से अगर हम आवर की बात करते हैं या मिनट की बात करते हैं, तो पूरा एक चक्कर जब घड़ी लगाती है, एक चक्कर ये लगाएगी ये सुई, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो किसी भी वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, अगर ये 12 से 1 पर पहुंचती है तो इसका मतलब कितना हो गया? 5 मिनट। 5 मिनट हो गया। तो ये 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो ये कितने खंडों में विभाजित है? कुल 12 खंडों में विभाजित है। तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना? 30 डिग्री। ये याद रखेंगे कि घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहां पर कितना कह रहा है? 25 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 25 मिनट में कितना बनाएगी? आप जरा बताइए। देखो, यहां से शुरू की, 25 यहां पर पहुंचे, ठीक है। तो कितने भाग हो गए? 5 मिनट का एक भाग है, तो 25 में कितने भाग हो गए? जरा देखिए, 5 25, 5 भाग। और एक भाग में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो 5 भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 150 डिग्री का कोण बनेगा। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अच्छा, ऑप्शंस में नहीं, 150 यहां पर मिसिंग हो रहा है, 150 डिग्री। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 150 डिग्री का कोण 25 मिनट में बनेगा। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है? कह रहा है कि घड़ी के घंटे वाली जो सुई है वो कितना भिन्न घूम जाएगी यदि वो 3 से 9, जैसे यहां एक घड़ी बनाया हुआ, सुई कहां पर है? 3 पर, और वो पहुंच कहां जाती है? 9 पर, तो कितना भिन्न घूमती है? तो आप देखिए टोटल कितने संख्याएं हैं? 12। कितनी संख्याएं हैं? 12। और 3 से 9 जाने में कितने संख्याओं को इसने कवर किया? कितनी संख्याओं को? 3 से 9, मतलब 6 संख्याओं को कवर किया। और टोटल 12 है, तो कितना घूम गई? 6/12, मतलब 6 का ही 6, 6 का 12, कितना कवर करेगी? 1/2 भाग घूम जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन कहता कि अगर घंटे की सुई 12 से 2 तक पहुंचती है
कितना भिन्न कवर करे, तो 12 से 2 तक कितना भिन्न कवर किया, 2, और टोटल संख्या कितनी है, 12 भाग है, तो 2 छक 12, 1/6 भाग को कवर करते। ठीक है, समझ में? अगला क्वेश्चन, 188 डिग्री का कोण निम्न में से किस प्रकार का कोण है? पहले देखिए, जितने मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं बेसिक के 1 से लेकर 5 लेसन तक मैथ के क्लास 6 के, पहले उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये इजीली बना लीजिए। जब तक आप बेसिक को क्लियर नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल आप हर एग्जाम में अंधेरे पे तीर मारने के बराबर होगा। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा भाई, कुछ बुक्स लाएंगे मार्केट से, बुक्स को खरीदेंगे और उस पे जो है दिए हुए क्वेश्चंस हैं उसको रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो बेसिक चीजों को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, और 6 to 8 भी अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि बहुत इजीली आप बिल्कुल सक्षमता परीक्षा को क्रैक कर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 188 डिग्री का कोण निम्न में से किस प्रकार का कोण है? तो 188 डिग्री, इसका मतलब हो गया जिस कोण का मान 180 से 360 के बीच रहे उस कोण को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती। तो ये 180 और 360 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा कोण होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में 54 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा है? तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण कौन सा है? तो संपूरक कोण जब दो कोण को आपस में जोड़ दिया जाए उसका मान 180 के बराबर हो जाए तो वो संपूरक कोण होता है। तो 54 का मान अगर 126 में जोड़ दिया जाए तो वो 180 के बराबर हो जाएगा, तो 54 और 126 क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? हम बताए थे कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या d अगर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ व्यास 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम भ्रमित किए हैं आपको ऑप्शंस में, 7/2 को अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो भी क्या हो जाएगा, 3.5 ही होगा। ठीक है, 14/4 को डिवाइड कीजिएगा तो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, और 3.5 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब तीनों ही मान सही है, तो इसका त्रिज्या सभी होगा। आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी हो जाएगा। वृत्त का परिमाप फॉर्मूला हम आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके हमको बताएंगे। आज के लिए 1 to 5 लेसन के लिए 25 क्वेश्चंस, बहुत है सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर सारे बेसिक का कलेक्शन हम ले आ चुके हैं, और अब हम लोग लेसन 6 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कल से मेरा साइंस का वीडियो भी अपलोड होगा। पहले देखते हैं कि ईवीएस का कंप्लीट करवा लें, उसके बाद फिर साइंस का कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।